और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। लॉकडाउन के एक्सटेंशन की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। 14 दिन तक लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया है। गृह मंत्रालय की लॉकडाउन पार्ट 4 को लेकर गाइडलाइन जारी हो गई है। बता दें कि मेट्रो, मॉल और सैलून नहीं खुलेंगे। वहीं मेट्रो, रेल और विमान सेवा भी बंद रहेगी। यानी कि जो कयास लगाए जा रहे थे रेल और साथ ही साथ विमान सेवा को लेकर, वो कयास, वो अटकलों पर अब रोक लग चुकी है। हॉटस्पॉट इलाकों की अगर बात करें तो वहां पर सख्ती लगातार जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज और जो शिक्षक संस्थान है वो भी बंद रहेंगे। लॉकडाउन पार्ट 4 को लेकर गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी कर दी। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा। स्टेडियम खुले रहेंगे, जिम बंद रहेंगे। वही बस सेवा चालू कर दी गई है, लेकिन सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। साथ ही साथ पान गुटखे की जो दुकानें हैं ये खुली रहेंगी, लेकिन धार्मिक आयोजन वाले सभी संस्थान बंद रहेंगे। मिठाई की दुकानें खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन अभी जिम बंद रहेंगे। साथ ही साथ इंटरस्टेट बस सेवा खोल दी गई है। हालांकि राज्यों का सामंजस्य जरूरी है, लेकिन स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकते हैं, लेकिन स्विमिंग पूल फिलहाल बंद रहेंगे। बता दें कि स्टेडियम जहां एक तरफ खुले रहेंगे, लेकिन दर्शकों को इजाजत नहीं रहेगी। लेकिन मेट्रो फिलहाल बंद रहेगी। हमारे विशेष संवाददाता ललित नारायण कांडपाल हमसे जुड़ चुके हैं। चलिए सीधे ललित का रुख करते हैं। ललित, गाइडलाइन आ चुकी है, 14 दिन का एक्सटेंशन किया गया है। क्या लगता है कि उतनी चीजें खुली है जितनी की उम्मीद की जा रही थी, या फिर अभी भी सख्ती बरकरार है? जी देखिए, लगातार जो है लॉकडाउन को अगर कहा जाए कि गौरांशी, आज सरकार ने एक तरह से जस का तस बढ़ा दिया है कुछ मामूली हेरफेर के साथ, तो शायद गलत नहीं होगा। लॉकडाउन 4 को जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें काफी सारी रिलैक्सेशंस दी जाएंगी, काफी सारे बदलाव होंगे और एक नए रंग रूप में होगा, जिस तरह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, उसमें कोई बहुत ज्यादा बदलाव यहाँ पर फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं कि सरकार ने, अगर देखा जाए तो इस पूरी गाइडलाइन में कंटेनमेंट जोन्स, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन जो है, इन सबको डिसाइड करने का अधिकार जो है अब केंद्र सरकार ने अपने हाथ से लेके राज्य सरकारों को दे दिया है। एरोप्लेन, ट्रेन, मॉल्स, रेस्टोरेंट, होटल, जिम, सलून, ये जो चीजें पहले बंद थी वो आज भी बंद रहेंगी। इसके अतिरिक्त सरकार ने इसमें एक बड़ा बदलाव ये किया है कि सरकार ने स्टेडियम्स खोल दिए हैं, लेकिन स्टेडियम में कोई दर्शक नहीं जा सकेगा। यानी कि स्टेडियम में गतिविधि हो सकेगी, लेकिन उसमें जो है दर्शकों को अनुमति नहीं मिलेगी। सरकार की ओर से साफ नजर आ रहा है कि सरकार फिलहाल अगले 15 दिन जो है वो एक बार फिर से पूरी लॉकडाउन की स्थिति को देखना चाह रही है और उसके बाद ही जो है चीजों को आगे प्रारूप में बदलना चाह रही है। देखा जाए तो जिस तरह से सरकार ने जो डिसाइड करने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया है, वो देखा जाए तो वो अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण अधिकार है। यानी कि अगर सरकार, अभी तक हमने देखा था कि रेड जोन में एक सीमित अनुमति होती थी, ऑरेंज जोन में उससे थोड़ा ज्यादा अनुमति होती थी, रेड जोन में उससे ज्यादा अनुमति होती थी। लेकिन अब सरकार ने राज्य सरकार को अधिकार दे दिया है कि आप डिसाइड करिए कि कौन सा रेड में रहेगा, कौन सा ऑरेंज में रहेगा, कौन सा ग्रीन में रहेगा। तो अगर राज्य सरकारें अपने वहां के रेड जोन्स को कम करती हैं, तो निश्चित तौर पर सामान्य बहाली की तरफ देश जो है धीरे धीरे अप्रत्यक्ष तौर पर आगे बढ़ जाएगा। यानी कि हम देखेंगे कि हम देख रहे हैं कि कई इलाकों में जहां पर कि ग्रीन जोन है, उन इलाकों में लगभग सारी एक्टिविटीज जो है, दुकानें खुली हुई हैं लगभग, लेकिन वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। तो अब आने वाले 1-2 दिनों में राज्य सरकारें किस हिसाब से तय करती हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होने जा रही है। ललित, यहाँ पर मेट्रो, रेल और विमान को लेकर लोगों की उम्मीदें काफी थी। तमाम लोग ऐसे बात भी कर रहे थे कि मेट्रो की शुरुआत होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा, साथ ही रेलवे भी शुरुआत करेगा, लेकिन यहाँ पर सब कुछ अभी फिलहाल बंद रहेगा। लोगों की उम्मीदों पर यहाँ जरूर पानी फिरा है। जी देखिए, फिलहाल अगर यातायात के फ्रंट पर देखा जाए, ट्रांसपोर्ट के फ्रंट पर देखा जाए, तो उम्मीद ये भी की जा रही थी कि डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू हो सकती हैं, क्योंकि इसके पीछे एक और जहां सरकार की तैयारियों को देखा जा रहा था, वहीं दूसरी ओर जो एयर एविएशन कंपनीज हैं
उनको लगातार जो नुकसान हो रहा था उसको लेकर भी कहा जा रहा था कि सरकार अब उनको देश के अंदर जो है परिवहन चलाने की अनुमति दे सकती है। लेकिन फिलहाल अभी तक डोमेस्टिक एयरलाइंस चलाने की भी परमिशन नहीं मिली है। दूसरी तरफ देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि मेट्रो को चलाने को लेकर भी सरकार ने मना कर दिया है। यानी कि हम देख रहे थे कि मेट्रो भी कई दिन से तैयारी कर रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हों या फिर दूसरी चीजें हों, उन सभी का पालन करने की बातें कही जा रही थी, लेकिन जो है चलाने की परमिशन अभी नहीं मिली है। इसी तरह से सरकार ने एक बड़ा फैसला जो लिया है वो है इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट चलाने का, इंटर स्टेट बसें चलाने का जो फैसला है उसमें भी केंद्र सरकार ने एक कंसर्न जोड़ दिया है कि अगर दो राज्यों का कंसेंट है, दो राज्यों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो बसें चलाई जा सकती हैं। तो ये जो चीजें हैं ये अपने आप में बता रही हैं कि कहीं ना कहीं सरकार ने एक तरह से जो चीजें तय की हैं उसमें धीरे धीरे सरकार अब चीजों को खोलने के पक्ष में है। लेकिन केंद्र सरकार खोलने का जो फैसला है वो उसने राज्य सरकारों को दे दिया है कि आप अपने वहाँ की परिस्थिति को देखते हुए तय कीजिए कि किन चीजों को खोलना है और किन चीजों को नहीं खोलना है। ललित, अगर हम बात करें लॉकडाउन के एक्सटेंशन की, तो इस एक्सटेंशन के साथ इतनी बड़ी आबादी के साथ में लॉकडाउन को इतना ज्यादा एक्सटेंड यानी कि 68 दिन का करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। जी बिल्कुल, देखिए 68 दिन तक ये चाह रहा है लॉकडाउन, और लॉकडाउन में हालांकि धीरे धीरे चीजें खुल रही हैं, लेकिन फिर भी ये अपने आप में ये स्थिति बता रही है कि कहीं ना कहीं 68 दिनों तक देश का बंद होना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। सारे कारोबार, सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल एक तरह से शून्य हो जाना ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिस देश में तकरीबन 40% आबादी को रोज कमाकर रोज खाना पड़ता हो, उस देश में इस तरह के हालात होना अपने आप में बड़ी बात है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा कि सरकार ने जो फैसला लिया है, सरकार ने आज हमने देखा है कि मनरेगा की रकम को भी बढ़ा दिया है। पहले वो तकरीबन 60,000 करोड़ थी, आज 40,000 करोड़ उसमें और डाल दिए हैं, तकरीबन 1 लाख करोड़ कर दिया है। इसको करने के पीछे सरकार का मकसद ये है कि जो प्रवासी मजदूर अपने अपने इलाकों में लौट रहे हैं, अगर वहां पर मनरेगा की एक्टिविटी शुरू होती है तो उनको वहां के जरिए पैसा दिया जा सके और उनकी स्थिति बहाल की जा सके, उनको सुधारा जा सके। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अपने आप में ये स्थिति बता रही है कि कहीं ना कहीं सरकार एक तरफ शुरुआत तो कर रही है लेकिन थोड़ा सा सावधानी भी बरत रही है। ललित, यहाँ पर 5 जोन में देश को बांटा गया है, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, बफर और कंटेनमेंट जोन। इन जोन्स के बारे में जरा सा जानकारी दीजिए। देखिए, रेड जोन, मैं सबसे पहले आपको कंटेनमेंट जोन के बारे में बताता हूं कि जहां जो मामला निकलकर सामने आता है उस इलाके के आसपास की परिधि को जिस तरह से सील किया जाता है वो कंटेनमेंट जोन बन जाता है। इसके बाद रेड जोन के बारे में हम जानते ही हैं कि किस तरह से रेड जोन होता है, जो कंटेनमेंट जोन के आसपास के इलाके को तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर के इलाके को जो एक तरह से सील किया जाता है, एक परिधि में रखा जाता है कि उस इलाके की आवाजाही को सीमित किया जाता है, उसको रेड जोन कहा जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जिस इलाके में पिछले 14 दिन से कोई मामला निकलकर सामने नहीं आया है वो ऑरेंज जोन कहलाता है। यानी कि 14 दिन पहले वहां पर मामला सामने आया था लेकिन 14 दिन के बाद जो है मामला निकलकर सामने नहीं आया, तो वो ऑरेंज जोन कहलाता है। और जहां पर पिछले 21 दिन से कोई मामला निकलकर सामने नहीं आता है उसे ग्रीन जोन में डाला जाता है। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं ये अपने आप में बता रही हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह का ये एक डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है चीजों को, उससे आसानी ये हुई है कि जिन इलाकों में मामले हैं केवल उन्हीं इलाकों तक जो है प्रतिबंधों का जो दायरा है वो सीमित हो गया है और जो दूसरे इलाके हैं वहां पर आसानी से चीजों को संचालित किया जा सकता है। इस मैकेनिज्म के जरिए ये करने में सरकार को कामयाबी मिली है। मसलन कई जिले ऐसे थे, जैसा हमने पिछली बार देखा कि 300 से ज्यादा जिले ऐसे थे जहां पर लंबे समय से कोई मामला नहीं था, तो उन जिलों को पहले भी शुरू किया जा सकता था लेकिन अनावश्यक तौर पर वहां पर लंबे समय से एक तरह से लॉकडाउन चलता रहा। लेकिन जब जरूरत महसूस हुई तो सरकार ने ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में एक्टिविटी शुरू की। तो ये अपने आप में बता रहा है कि किसी एक इलाके में आए मामलों को लेकर पूरे जिले को या पूरे इलाके को सील कर देना
ये भी कोई बहुत बड़ी समझदारी नहीं है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार किस तरह से जो है आने वाले 1-2 दिनों में राज्य सरकारें ऑरेंज, रेड और ग्रीन जोन को डिफाइन करती हैं और उसके बाद इन सारी चीजों में बदलाव लेकर आती हैं। ललित, अगर हम ये गाइडलाइंस देखें तो अगर हम बसों को लेकर बात करें, जो इंटरस्टेट बसें चलाई जा रही हैं, उसको लेकर केंद्र ने जो गेंद है वो राज्यों के पाले में डाल दी है। चले बात कर लेते हैं बिहार की। अगर हम बिहार में देखें तो नीतीश कुमार कड़ा विरोध करते रहे हैं कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको अपने राज्य में लेने का। आप यूपी की बात कर लीजिए, मजदूरों की आवाजाही पर किस तरीके की रोक है आप देख सकते हैं। हरियाणा और दिल्ली में भी तनातनी जारी है कि हरियाणा में मामले बढ़ रहे हैं, उसका आरोप वो दिल्ली पर मर रहे हैं। तो ऐसे में केंद्र ने गेंद तो डाल दी है राज्यों के पाले में, लेकिन राज्यों में आपस में तनातनी जरूर बढ़ेगी इसको लेकर। देखिए गौरांशी, इसी तनातनी ना बढ़े इसको लेकर केंद्र सरकार ने उसमें एक वर्ड का इस्तेमाल किया है और वो वर्ड है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जी। यानी कि केंद्र सरकार ने कहा है कि इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट को चलाया जा सकता है बशर्ते 2 राज्यों के बीच में आपसी सामंजस्य हो। अगर दोनों राज्य सहमत होते हैं तो वो ट्रांसपोर्ट चला सकते हैं, अगर सहमत नहीं होते हैं तो फिर आप अपने राज्य के अंदर ही केवल ट्रांसपोर्ट चलाइए जहां पर आपको ठीक लगता हो। तो कुल मिलाकर इस तरह की परिस्थिति केंद्र सरकार ने स्थिति दी है कि आप इस आधार पर ट्रांसपोर्ट का संचालन कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने अपने हाथ से अब चीजों को छोड़ना शुरू कर दिया है और अब ज्यादा जिम्मेदारी जो है राज्यों के ऊपर आनी शुरू हो गई है, ताकि वो खुद डिसाइड करें कि उनको किस तरह से चीजों को डिफाइन करना है और किस तरह से आगे बढ़ना है। जी, तो मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे, लेकिन इसी बीच जरूरी भी था कि लॉकडाउन का एक्सटेंशन किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं मामले लगातार बढ़ रहे हैं। छूट की उम्मीद ज्यादा थी, लेकिन छूट मिली जरूर है। अब देखना होगा कि कैसे राज्यों के पाले में जो गेंद गई है, राज्य उसका समन्वय बिठा पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ललित, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी से रूबरू